न्यूज सच। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरों को, पर पहले डालते नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हम पर 3 युद्ध थोपकर पहले ही सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। भारत ने खोली पड़ोसी की पोल। सुरक्षा परिषद में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा ट्रंप प्रशासन। न्यू जर्सी के 4 शहरों के खिलाफ मुकदमा दायर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर संकट। रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं सारी खबरों को विस्तार से। भारत ने सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान पहले ही भारत पर 3 युद्ध थोपकर और हजारों आतंकी घटनाएं पर सिंधु जल समझौते की भावना का उल्लंघन कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानिनी हरीश ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दुष्ट प्रचार किया जा रहा है। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की एरिया फॉर्मूला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुद्दा संघर्ष में पानी की सुरक्षा था। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल समझौता तोड़ने के लिए बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाए, जिस पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के दुष्ट प्रचार का मुंह तोड़ और तथ्यों के साथ जवाब दिया। भारतीय प्रतिनिधि भी हरीश ने कहा कि 65 साल पहले भारत ने अच्छी भावना के साथ पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था। समझौते की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए पी हरीश ने कहा कि प्रस्तावना में साफ लिखा गया है कि यह समझौता अच्छी भावना और दोस्ती के साथ किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने बीते 65 वर्षों में इस भावना का साफ उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े और हजारों आतंकी हमले किए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानिनी हरीश ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दुष्ट प्रचार किया जा रहा है। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की एरिया फॉर्मूला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुद्दा संघर्ष में पानी की सुरक्षा था। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल समझौता तोड़ने के लिए बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाए, जिस पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के दुष्ट प्रचार का मुंह तोड़ और तथ्यों के साथ जवाब दिया। भारतीय प्रतिनिधि भी हरीश ने कहा कि 65 साल पहले भारत ने अच्छी भावना के साथ पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था। समझौते की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए पी हरीश ने कहा कि प्रस्तावना में साफ लिखा गया है कि यह समझौता अच्छी भावना और दोस्ती के साथ किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने बीते 65 वर्षों में इस भावना का साफ उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े और हजारों आतंकी हमले किए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानिनी हरीश ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दुष्ट प्रचार किया जा रहा है। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की एरिया फॉर्मूला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुद्दा संघर्ष में पानी की सुरक्षा था। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल समझौता तोड़ने के लिए बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाए, जिस पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के दुष्ट प्रचार का मुंह तोड़ और तथ्यों के साथ जवाब दिया। भारतीय प्रतिनिधि भी हरीश ने कहा कि 65 साल पहले भारत ने अच्छी भावना के साथ पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था। समझौते की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए पी हरीश ने कहा कि प्रस्तावना में साफ लिखा गया है कि यह समझौता अच्छी भावना और दोस्ती के साथ किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने बीते 65 वर्षों में इस भावना का साफ उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े और हजारों आतंकी हमले किए। और अब देखते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़े बदलाव का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आकार कम किया जा सकता है और इसके मौजूदा कई सदस्यों को उनके विभागों में वापस भेजा जा सकता है। बदलाव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई राजनीतिक सदस्यों को हटाया जा सकता है। इससे पहले बीते महीने ही ट्रंप ने माइक वॉल्टिस को एनएसए पद से हटा दिया और उनकी जगह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप यूएस स्टील और जापानी कंपनी निप्पॉन के सौदे को मंजूरी दे सकते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूएस स्टील का मुख्यालय पिट्सबर्ग में ही रहेगा और ऐसा सुनियोजित साझेदारी के तहत किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को उनकी सौदे को मंजूरी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के ताजा बयान के बाद यूएस स्टील के शेयरों में उछाल आया है। इससे साफ है कि निवेशक ट्रंप के बयान को सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। निप्पॉन करीब 15 अरब डॉलर में यूएस स्टील को खरीद सकती है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में इस सौदे पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने कहा कि काफी सोच विचार और सौदेबाजी के बाद यूएस स्टील अमेरिका में ही रहेगा और इसका मुख्यालय भी पिट्सबर्ग में ही रहेगा। ट्रंप ने कहा कि सुनियोजित साझेदारी से अमेरिका में 70,000 नौकरियां और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 14 अरब डॉलर आएंगे। ऐसा अनुमान है कि ट्रंप प्रशासन निप्पॉन को यूएस स्टील बेचने के बजाय उसमें निप्पॉन के निवेश के लिए कह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आकार कम किया जा सकता है और इसके मौजूदा कई सदस्यों को उनके विभागों में वापस भेजा जा सकता है। बदलाव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई राजनीतिक सदस्यों को हटाया जा सकता है। इससे पहले बीते महीने ही ट्रंप ने माइक वॉल्टिस को एनएसए पद से हटा दिया और उनकी जगह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप यूएस स्टील और जापानी कंपनी निप्पॉन के सौदे को मंजूरी दे सकते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूएस स्टील का मुख्यालय पिट्सबर्ग में ही रहेगा और ऐसा सुनियोजित साझेदारी के तहत किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को उनकी सौदे को मंजूरी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के ताजा बयान के बाद यूएस स्टील के शेयरों में उछाल आया है। इससे साफ है कि निवेशक ट्रंप के बयान को सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। निप्पॉन करीब 15 अरब डॉलर में यूएस स्टील को खरीद सकती है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में इस सौदे पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने कहा कि काफी सोच विचार और सौदेबाजी के बाद यूएस स्टील अमेरिका में ही रहेगा और इसका मुख्यालय भी पिट्सबर्ग में ही रहेगा। ट्रंप ने कहा कि सुनियोजित साझेदारी से अमेरिका में 70,000 नौकरियां और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 14 अरब डॉलर आएंगे। ऐसा अनुमान है कि ट्रंप प्रशासन निप्पॉन को यूएस स्टील बेचने के बजाय उसमें निप्पॉन के निवेश के लिए कह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आकार कम किया जा सकता है और इसके मौजूदा कई सदस्यों को उनके विभागों में वापस भेजा जा सकता है। बदलाव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई राजनीतिक सदस्यों को हटाया जा सकता है। इससे पहले बीते महीने ही ट्रंप ने माइक वॉल्टिस को एनएसए पद से हटा दिया और उनकी जगह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप यूएस स्टील और जापानी कंपनी निप्पॉन के सौदे को मंजूरी दे सकते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूएस स्टील का मुख्यालय पिट्सबर्ग में ही रहेगा और ऐसा सुनियोजित साझेदारी के तहत किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को उनकी सौदे को मंजूरी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के ताजा बयान के बाद यूएस स्टील के शेयरों में उछाल आया है। इससे साफ है कि निवेशक ट्रंप के बयान को सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। निप्पॉन करीब 15 अरब डॉलर में यूएस स्टील को खरीद सकती है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में इस सौदे पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने कहा कि काफी सोच विचार और सौदेबाजी के बाद यूएस स्टील अमेरिका में ही रहेगा और इसका मुख्यालय भी पिट्सबर्ग में ही रहेगा। ट्रंप ने कहा कि सुनियोजित साझेदारी से अमेरिका में 70,000 नौकरियां और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 14 अरब डॉलर आएंगे। ऐसा अनुमान है कि ट्रंप प्रशासन निप्पॉन को यूएस स्टील बेचने के बजाय उसमें निप्पॉन के निवेश के लिए कह सकता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर शनिवार तड़के बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। इससे पूरे शहर में विस्फोटों और मशीन गन की आवाजें सुनाई गई। इसके कारण कीव के कई लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण लेनी पड़ी। अब तक की जानकारी के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के एक बड़े दौर की शुरुआत के कुछ ही घंटों बाद रात में रूस ने हमला किया। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। यह समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था कि सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक
कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि शनिवार तड़के यूक्रेनी राजधानी के कम से कम 4 शहरी जिलों में रोकी गई मिसाइलों और ड्रोनों का मलबा गिरा है। तकाचेंको के अनुसार हमले के बाद 6 लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी। कीव के सेलोमियांस्की जिले में 2 जगहों पर आग लग गई। हमले से पहले शहर के मेयर विटाली क्लिचको ने कीव निवासियों को चेतावनी दी थी कि 20 से अधिक रूसी हमलावर ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। क्लिचको ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई है। इससे पूरे शहर में विस्फोटों और मशीन गन की आवाजें सुनाई गई। इसके कारण कीव के कई लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण लेनी पड़ी। अब तक की जानकारी के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के एक बड़े दौर की शुरुआत के कुछ ही घंटों बाद रात में रूस ने हमला किया। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। ये समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था। कीव सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि शनिवार तड़के यूक्रेनी राजधानी के कम से कम 4 शहरी जिलों में रोकी गई मिसाइलों और ड्रोनों का मलबा गिरा है। तकाचेंको के अनुसार हमले के बाद 6 लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी। कीव के सेलोमियांस्की जिले में 2 जगहों पर आग लग गई। हमले से पहले शहर के मेयर विटाली क्लिचको ने कीव निवासियों को चेतावनी दी थी कि 20 से अधिक रूसी हमलावर ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। क्लिचको ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई है। इससे पूरे शहर में विस्फोटों और मशीन गन की आवाजें सुनाई गई। इसके कारण कीव के कई लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण लेनी पड़ी। अब तक की जानकारी के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के एक बड़े दौर की शुरुआत के कुछ ही घंटों बाद रात में रूस ने हमला किया। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। ये समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था। कीव सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि शनिवार तड़के यूक्रेनी राजधानी के कम से कम 4 शहरी जिलों में रोकी गई मिसाइलों और ड्रोनों का मलबा गिरा है। तकाचेंको के अनुसार हमले के बाद 6 लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी। कीव के सेलोमियांस्की जिले में 2 जगहों पर आग लग गई। हमले से पहले शहर के मेयर विटाली क्लिचको ने कीव निवासियों को चेतावनी दी थी कि 20 से अधिक रूसी हमलावर ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। क्लिचको ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई है। और इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा यह एक आतंकी हमला था जो एक पैटर्न का हिस्सा है जिसने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अन्य हिस्सों को भी निशाना बनाया है। इसका मकसद डर का माहौल बनाना है और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। इसका मकसद धार्मिक मतभेद पैदा करना था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब हम आतंकवाद का जवाब दे रहे थे। जब हमने जवाब दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समझ थी। हमने आतंकी मुख्यालयों और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ है। इस मामले में आतंकी पड़ोसी देश से आते हैं क्योंकि उस देश ने कई सालों से आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बर्लिन में जयशंकर ने कहा जब आतंकवाद की बात आती है तो आज आमतौर पर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जो कुछ हुआ उसे वो स्वीकार करता है और उसकी निंदा नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपना और अपने देश और अपने लोगों का बचाव करने का अधिकार है तो मेरे देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। जर्मनी सहमत है। हम आतंकवादी हमले की बहुत पहले की गई निंदा के लिए सभी के आभारी। साथ ही 7 मई की और आज फिर मंत्री फेडवुल से हमें जो स्पष्ट संदेश मिला कि जर्मनी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। उन्होंने कहा यह एक आतंकी हमला था जो एक पैटर्न का हिस्सा है
जिसने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अन्य हिस्सों को भी निशाना बनाया है। इसका मकसद डर का माहौल बनाना है और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। इसका मकसद धार्मिक मतभेद पैदा करना था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब हम आतंकवाद का जवाब दे रहे थे। जब हमने जवाब दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समझ थी। हमने आतंकी मुख्यालयों और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ है। इस मामले में आतंकी पड़ोसी देश से आते हैं क्योंकि उस देश ने कई सालों से आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बर्लिन में जयशंकर ने कहा, जब आतंकवाद की बात आती है तो आज आमतौर पर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जो कुछ हुआ उसे वो स्वीकार करता है और उसकी निंदा नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपना और अपने देश और अपने लोगों का बचाव करने का अधिकार है तो मेरे देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। जर्मनी सहमत है। हम आतंकवादी हमले की बहुत पहले की गई निंदा के लिए सभी के आभारी। साथ ही 7 मई की और आज फिर मंत्री फेडवुल से हमें जो स्पष्ट संदेश मिला कि जर्मनी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। उन्होंने कहा, यह एक आतंकी हमला था जो एक पैटर्न का हिस्सा है जिसने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अन्य हिस्सों को भी निशाना बनाया है। इसका मकसद डर का माहौल बनाना है और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। इसका मकसद धार्मिक मतभेद पैदा करना था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब हम आतंकवाद का जवाब दे रहे थे। जब हमने जवाब दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समझ थी। हमने आतंकी मुख्यालयों और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ है। इस मामले में आतंकी पड़ोसी देश से आते हैं क्योंकि उस देश ने कई सालों से आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बर्लिन में जयशंकर ने कहा, जब आतंकवाद की बात आती है तो आज आमतौर पर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जो कुछ हुआ उसे वो स्वीकार करता है और उसकी निंदा नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपना और अपने देश और अपने लोगों का बचाव करने का अधिकार है तो मेरे देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। जर्मनी सहमत है। हम आतंकवादी हमले की बहुत पहले की गई निंदा के लिए सभी के आभारी। साथ ही 7 मई की और आज फिर मंत्री फेडवुल से हमें जो स्पष्ट संदेश मिला कि जर्मनी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 8 राज्यों के लिए आपदा राहत को मंजूरी दे दी। इन राज्यों को अब फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बता दें कि इन 8 राज्यों में अरकानसास, आयोवा, कंसास, मिसौरी, मिसिसिपी, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा और टेक्सास का नाम शामिल है। इन राज्यों ने मार्च के मध्य में आए भारी तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मदद मांगी थी। मामले में मिसिसिपी के गवर्नर टेट रिव्स ने कहा कि ये मदद हमारे राज्य को फिर से खड़ा करने में बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा, हम ट्रंप के फैसले के लिए आभारी हैं। मिसिसिपी में 14 से 15 मार्च के बीच 18 तूफान आए थे। मिसिसिपी के वॉल्थॉल काउंटी के लोग काफी समय से मदद का इंतजार कर रहे थे। काउंटी के इमरजेंसी मैनेजर ने बताया कि मई की शुरुआत में पैसा खत्म होने के कारण मलबा हटाने का काम रुक गया। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा था कि वो मिसौरी के गवर्नर बाइक कीहो की मदद की अर्जी को जल्द ही मंजूरी दिलाने की कोशिश करेंगी। यह बयान उन्होंने सीनेटर जॉश हॉली के सवाल पर दिया था। नोएम ने कहा था कि FEMA की सबसे बड़ी कमियों में से एक ये है कि जिन लोगों को भारी नुकसान होता है वो महीनों या सालों तक मदद का इंतजार करते रहते हैं। इन राज्यों को अब फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बता दें कि इन 8 राज्यों में अरकानसास, आयोवा, कंसास, मिसौरी, मिसिसिपी, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा और टेक्सास का नाम शामिल है। इन राज्यों ने मार्च के मध्य में आए भारी तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मदद मांगी थी। मामले में मिसिसिपी के गवर्नर टेट रिव्स ने कहा कि ये मदद हमारे राज्य को फिर से खड़ा करने में बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा, हम ट्रंप के फैसले के लिए आभारी हैं। मिसिसिपी में 14 से 15 मार्च के बीच 18 तूफान आए थे। मिसिसिपी के वॉल्थॉल काउंटी के लोग काफी समय से मदद का इंतजार कर रहे थे। काउंटी के इमरजेंसी मैनेजर ने बताया कि मई की शुरुआत में पैसा खत्म होने के कारण मलबा हटाने का काम रुक गया। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा था कि वो मिसौरी के गवर्नर बाइक कीहो की मदद की अर्जी को जल्द ही मंजूरी दिलाने की कोशिश करेंगी। यह बयान उन्होंने सीनेटर जॉश हॉली के सवाल पर दिया था। नोएम ने कहा था कि FEMA की सबसे बड़ी कमियों में से एक ये है कि जिन लोगों को भारी नुकसान होता है वो महीनों या सालों तक मदद का इंतजार करते रहते हैं।
इन राज्यों को अब फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बता दें कि इन 8 राज्यों में अरकानसास, आयोवा, कंसास, मिसौरी, मिसिसिपी, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा और टेक्सास का नाम शामिल है। इन राज्यों ने मार्च के मध्य में आए भारी तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मदद मांगी थी। मामले में मिसिसिपी के गवर्नर टेट रिव्स ने कहा कि ये मदद हमारे राज्य को फिर से खड़ा करने में बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा, हम ट्रंप के फैसले के लिए आभारी हैं। मिसिसिपी में 14 से 15 मार्च के बीच 18 तूफान आए थे। मिसिसिपी के वॉल्थॉल काउंटी के लोग काफी समय से मदद का इंतजार कर रहे थे। काउंटी के इमरजेंसी मैनेजर ने बताया कि मई की शुरुआत में पैसा खत्म होने के कारण मलबा हटाने का काम रुक गया। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा था कि वो मिसौरी के गवर्नर माइक कीहो की मदद की अर्जी को जल्द ही मंजूरी दिलाने की कोशिश करेंगी। यह बयान उन्होंने सीनेटर जॉश हॉली के सवाल पर दिया था। नोएम ने कहा था कि FEMA की सबसे बड़ी कमियों में से एक ये है कि जिन लोगों को भारी नुकसान होता है वो महीनों या सालों तक मदद का इंतजार करते रहते हैं। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को महापाखंडी देश करार दिया और कहा कि जो देश आतंकियों और नागरिकों में फर्क नहीं करता उसके पास आम लोगों की सुरक्षा के बारे में बात करने की कोई साख। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को महापाखंडी देश करार दिया और कहा कि जो देश आतंकियों और नागरिकों में फर्क नहीं करता उसके पास आम लोगों की सुरक्षा के बारे में बात करने की कोई साख नहीं बची। हरीश ने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि के आधारहीन आरोपों का जवाब देने के लिए विवश हूं। हरीश सुरक्षा परिषद में उभरती चुनौतियों, नागरिकों, मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और पत्रकारों की सुरक्षा और सैन्य संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर खुली बहस में हिस्सा ले रहे थे। इससे पहले बहस में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने आदन के एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा और इस दौरान हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष की चर्चा की। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार के आतंकी हमले झेल रहा है। ये 26/11 के मुंबई के बर्बर हमले से लेकर पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले शामिल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को महापाखंडी देश करार दिया और कहा कि जो देश आतंकियों और नागरिकों में फर्क नहीं करता उसके पास आम लोगों की सुरक्षा के बारे में बात करने की कोई साख नहीं बची। हरीश ने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि के आधारहीन आरोपों का जवाब देने के लिए विवश हूं। हरीश सुरक्षा परिषद में उभरती चुनौतियों, नागरिकों, मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और पत्रकारों की सुरक्षा और सैन्य संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर खुली बहस में हिस्सा ले रहे थे। इससे पहले बहस में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने आदन के एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा और इस दौरान हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष की चर्चा की। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार के आतंकी हमले झेल रहा है। ये 26/11 के मुंबई के बर्बर हमले से लेकर पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले शामिल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को महापाखंडी देश करार दिया और कहा कि जो देश आतंकियों और नागरिकों में फर्क नहीं करता उसके पास आम लोगों की सुरक्षा के बारे में बात करने की कोई साख नहीं बची। हरीश ने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि के आधारहीन आरोपों का जवाब देने के लिए विवश हूं। हरीश सुरक्षा परिषद में उभरती चुनौतियों, नागरिकों, मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और पत्रकारों की सुरक्षा और सैन्य संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर खुली बहस में हिस्सा ले रहे थे। इससे पहले बहस में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने आदन के एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा और इस दौरान हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष की चर्चा की। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार के आतंकी हमले झेल रहा है। ये 26/11 के मुंबई के बर्बर हमले से लेकर पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले शामिल है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जर्मनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जर्मनी के व्यस्त हैम्बर्ग सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम हुई चाकूबाजी में कई लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मामले में पुलिस ने बताया कि 39 वर्षीय महिला आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि यह हमला महिला ने अकेले ही किया। बता दें कि यह हमला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच हुआ, जब एक हाई स्पीड ICE ट्रेन वहां खड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये घटना शाम करीब 6 बजे हुई। मामले में हैम्बर्ग फायर सर्विस के मुताबिक 6 लोगों की हालत नाजुक है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 को मामूली चोटें आई है। हालांकि पुलिस ने कहा कि घायल लोगों की संख्या को लेकर अभी सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने कहा कि हमलावर महिला के इरादों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच जारी है और माना जा रहा है कि उसने अकेले ये हमला किया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले का असर रेल सेवा पर भी देखा गया, जहां स्टेशन के 4 ट्रक बंद कर दिए गए हैं। मामले में पुलिस ने बताया कि 39 वर्षीय महिला आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि यह हमला महिला ने अकेले ही किया। बता दें कि यह हमला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच हुआ, जब एक हाई स्पीड ICE ट्रेन वहां खड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये घटना शाम करीब 6 बजे हुई। मामले में हैम्बर्ग फायर सर्विस के मुताबिक 6 लोगों की हालत नाजुक है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 को मामूली चोटें आई है। हालांकि पुलिस ने कहा कि घायल लोगों की संख्या को लेकर अभी सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने कहा कि हमलावर महिला के इरादों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच जारी है और माना जा रहा है कि उसने अकेले ये हमला किया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले का असर रेल सेवा पर भी देखा गया, जहां स्टेशन के 4 ट्रक बंद कर दिए गए हैं। मामले में पुलिस ने बताया कि 39 वर्षीय महिला आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि यह हमला महिला ने अकेले ही किया। बता दें कि यह हमला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच हुआ, जब एक हाई स्पीड ICE ट्रेन वहां खड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये घटना शाम करीब 6 बजे हुई। मामले में हैम्बर्ग फायर सर्विस के मुताबिक 6 लोगों की हालत नाजुक है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 को मामूली चोटें आई है। हालांकि पुलिस ने कहा कि घायल लोगों की संख्या को लेकर अभी सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने कहा कि हमलावर महिला के इरादों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच जारी है और माना जा रहा है कि उसने अकेले ये हमला किया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले का असर रेल सेवा पर भी देखा गया, जहां स्टेशन के 4 ट्रक बंद कर दिए गए हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान की सेना पर आतंकी संगठनों को पालने पोसने के आरोप लगते रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के खिलाफ जहर उगलते और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो पाकिस्तानी सेना के एक शीर्ष अधिकारी का है, जो एक इवेंट के दौरान वही भाषा और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूर्व में आतंकी हाफिज शहीद कर चुका है। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक ही है, बस बोलने वाले अलग है। वीडियो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का है, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। इस बयान को भारत के सिंध जल्द समझौते को स्थगित करने से जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया था। पाकिस्तान सेना के अधिकारी का ये बयान बिल्कुल आतंकी हाफिज सईद के पुराने बयान जैसा है, जिसने कहा था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी सांसें रोक देंगे और फिर इन नदियों में खून बहेगा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सेना के अधिकारी और आतंकी की भाषा में इतनी समानता पर सवाल उठाए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के खिलाफ जहर उगलते और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो पाकिस्तानी सेना के एक शीर्ष अधिकारी का है, जो एक इवेंट के दौरान वही भाषा और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूर्व में आतंकी हाफिज शहीद कर चुका है। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक ही है, बस बोलने वाले अलग है। वीडियो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का है, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। इस बयान को भारत के सिंध जल्द समझौते को स्थगित करने से जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया था। पाकिस्तान सेना के अधिकारी का ये बयान बिल्कुल आतंकी हाफिज सईद के पुराने बयान जैसा है, जिसने कहा था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी सांसें रोक देंगे
और फिर इन नदियों में खून बहेगा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सेना के अधिकारी और आतंकी की भाषा में इतनी समानता पर सवाल उठाए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के खिलाफ जहर उगलते और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो पाकिस्तानी सेना के एक शीर्ष अधिकारी का है जो एक इवेंट के दौरान वही भाषा और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूर्व में आतंकी हाफिज शहीद कर चुका है। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक ही है, बस बोलने वाले अलग है। वीडियो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। इस बयान को भारत के सिंध जल्द समझौते को स्थगित करने से जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया था। पाकिस्तान सेना के अधिकारी का ये बयान बिल्कुल आतंकी हाफिज सईद के पुराने बयान जैसा है जिसने कहा था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी सांसें रोक देंगे और फिर इन नदियों में खून बहेगा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सेना के अधिकारी और आतंकी की भाषा में इतनी समानता पर सवाल उठाए हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। गुआना के स्पोर्टा में एसोस्क्वेबो तट पर रविवार को सीताराम राधेश्याम मंदिर में भगवान हनुमान की 16 फीट की मूर्ति स्थापित की गई। भारतीय दूतावास ने मूर्ति को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। दूतावास ने कहा कि भगवान हनुमान की मूर्ति को सुकलाल परिवार ने भारत से आयात किया और अपने माता पिता की याद में स्थापित किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मूर्ति के अनावरण ने पहले शुक्रवार को 3 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ के सामने मूर्ति का अनावरण किया गया। धार्मिक कार्यक्रम में समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना मंदिर और क्षेत्र के हिंदू समुदाय के लिए एक मील का पत्थर है। गुआना में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर भगवान हनुमान की मूर्ति की तस्वीर साझा की। दूतावास ने कहा, स्पार्टा के सीताराम राधेश्याम मंदिर में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यह आस्था, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भगवान बजरंगबली भारत और गुआना के बीच लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के हमारे प्रयासों में हमारा भला करें। भारतीय दूतावास ने मूर्ति को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। दूतावास ने कहा कि भगवान हनुमान की मूर्ति को सुकलाल परिवार ने भारत से आयात किया और अपने माता पिता की याद में स्थापित किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मूर्ति के अनावरण ने पहले शुक्रवार को 3 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ के सामने मूर्ति का अनावरण किया गया। धार्मिक कार्यक्रम में समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना मंदिर और क्षेत्र के हिंदू समुदाय के लिए एक मील का पत्थर है। गुआना में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर भगवान हनुमान की मूर्ति की तस्वीर साझा की। दूतावास ने कहा, स्पार्टा के सीताराम राधेश्याम मंदिर में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यह आस्था, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भगवान बजरंगबली भारत और गुआना के बीच लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के हमारे प्रयासों में हमारा भला करेंगे। भारतीय दूतावास ने मूर्ति को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। दूतावास ने कहा कि भगवान हनुमान की मूर्ति को सुकलाल परिवार ने भारत से आयात किया और अपने माता पिता की याद में स्थापित किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मूर्ति के अनावरण ने पहले शुक्रवार को 3 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ के सामने मूर्ति का अनावरण किया गया। धार्मिक कार्यक्रम में समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना मंदिर और क्षेत्र के हिंदू समुदाय के लिए एक मील का पत्थर है। गुआना में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर भगवान हनुमान की मूर्ति की तस्वीर साझा की। दूतावास ने कहा, स्पार्टा के सीताराम राधेश्याम मंदिर में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यह आस्था, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भगवान बजरंगबली भारत और गुआना के बीच लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के हमारे प्रयासों में हमारा भला करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की खबरें। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहकर्मी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।